नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार रुंडला। आज जो 4th ग्रेड के डीवी स्टार्ट हुए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और मैं अब मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि डीवी में क्या-क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने चाहिए। क्योंकि मैंने 4 एग्ज़ाम में डीवी करवा लिया है। 4 एग्ज़ाम कौन-कौन से आपको बता दूँ, एलडीसी में हुआ था मेरा 2 गुना में, जेआरई में हुआ था जूनियर अकाउंटेंट में, डीवी करवाया था मेरा फाइनल नहीं हुआ। फिर पटवार में और वीडियो में करवाया है अभी, पटवार और वीडियो। और 4th ग्रेड में मेरी 406 रैंक है, लेकिन मैं डीवी नहीं करवाऊँगा इसमें, क्योंकि इससे काफ़ी जिनको जॉब की ज़रूरत है उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा पटवार और वीडियो में हो रखा है, तो मैं इसमें डीवी नहीं करवाऊँगा और मेरे साथ वाले कई हैं जो 4th ग्रेड में डीवी नहीं करवाएँगे, स्किप करेंगे। इसलिए अब डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने चाहिए, स्क्रूटनी ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है, किससे साइन करवाना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। क्योंकि मैंने अब तक 4 एग्ज़ाम में डीवी करवा लिया, तो मेरे अनुभव के आधार पर अपना बेस्ट बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस प्रकार से क्या करना है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। जो स्क्रूटनी फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। ये अटेस्टेशन फॉर्म का एक प्रिंट निकलवाना है, 2 पेज का आता है ये अटेस्टेशन फॉर्म, और आपको इसको ऑफलाइन भर के और गज़ेटेड के साइन करवाने हैं, और फिर जो ऑनलाइन स्क्रूटनी भरी जाएगी ना, उसके अंदर इसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के और यहाँ पे जो फ़ोटो लग जाएगी उस पे क्रॉस सिग्नेचर करने हैं खुद के। जैसे मेरे सिग्नेचर मैं यहाँ पर कर दूँगा, तो ऐसे करूँगा कि आधे फ़ोटो फ़ोन सिग्नेचर फ़ोटो पे रहेंगे, आधे सिग्नेचर बाहर रहेंगे। इस टाइप से सिग्नेचर करने हैं आपको। मतलब ये मेरी सिग्नेचर है जैसे, तो आधे तो फ़ोटो के अंदर आनी चाहिए और आधे बाहर आने चाहिए। ऐसे सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो लगानी है अटेस्टेशन फॉर्म में और सिग्नेचर करनी है। फिर अपन कॉलम्स से वाइज़ बात करते हैं कि कौन से कॉलम में क्या भरना है और कहाँ पे क्या भरना है। तो आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि कौन से कॉलम में क्या भरना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इन कॉलम को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है आपको। सबसे पहले इसमें आएगा नाम, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, नाम और सरनेम। आपका जो भी सरनेम है, मतलब फॉर्म में आपने जो नाम रखा है, आपने 4th ग्रेड के फॉर्म में जो नाम भरा है उसको यहीं पे भरना है, और सरनेम में आपका जो 4th ग्रेड में फॉर्म में सरनेम है वो डाल देना है। रोल नंबर जो आपके 4th ग्रेड में रोल नंबर है वो डालने हैं। मेरिट नंबर वाले कॉलम में अभी आपको मेरिट नंबर नहीं डालने हैं, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट के बाद में अलॉट होता है, तो इसमें एनए लिख देना है, क्योंकि हमने तो डाले नहीं थे दोनों में, क्योंकि डीवी होने के बाद में ये मेरिट नंबर डाले जाते हैं, या डीवी करवाने वाले होंगे वो डाल देंगे। तो ये तीनों हो गए। आपका नाम डालना है इसमें, सरनेम डालना है, मतलब जैसे आप दिनेश कुमार रुंडला है तो रुंडला डाल सकते हो, इस टाइप से। कोई नाम दूसरा है तो सिंह वगैरह है तो वो डाल सकते हैं मतलब। रोल नंबर आपको डाल देने हैं। ये खाली छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा ही स्क्रूटनी फॉर्म में भी सेम टू सेम अटेस्टेशन फॉर्म दोबारा भरा जाएगा ऑनलाइन। ये अपने को ऑफलाइन भरना है सबसे पहले। दूसरे कॉलम पर चलेंगे, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ भी रहते हो वो एड्रेस देना है, उसमें पूरा एड्रेस देना है। अपनी वार्ड बताना है, पोस्ट बतानी है कि पोस्ट कौन सी लगती है, आपकी तहसील कौन सी लगती है, पंचायत कौन सी लगती है, वो सब बतानी है, क्योंकि इसमें पत्राचार वगैरह के लिए कॉलम भरवाया जाता है। दूसरा होगा होम एड्रेस। अगर आप होम एड्रेस भी आपका वही है जिसमें आप प्रेजेंट में रहते हैं, वही होम एड्रेस है, तो वो दोनों सेम ही डाल देना। वैसे प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ रहते हो वहाँ डालना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको सेम ही डाल देना चाहिए, क्योंकि अपन जैसे लोकल में तैयारी करते हैं तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में घर चले जाते हैं, तो परमानेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों में सेम टू सेम ही डाल देना है। उसके बाद में जो नीचे चलते हैं, तो इसमें जो कॉलम आएगा वो आएगा पर्टिकुलर फॉर प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेंट मोर देन, जिसमें आप ऐसे उसके बारे में डालना है जहाँ पर आप पिछले एक मतलब ऐसा जगह है जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो, मतलब पिछले 5 सालों का, उसके बारे में डालना है, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कॉलम भरवाया जाता है। अगर कोई भविष्य में कोई बात वगैरह होती है तो उसके लेकर, तो आप जैसे मैं सीकर रहता हूँ, तैयारी करता हूँ, तो मैं सीकर के डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्टिकुलर पिछले 5 सालों से सीकर ही रह रहा हूँ। तो मैंने सीकर रहकर ही तैयारी की है, तो मैं सीकर का डाल सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बस डालो, उसमें पूरा डालना है, विलेज, थाना, तहसील कौन सी है, सीकर लगती है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, वो भर देना है। और आप अगर घर से तैयारी करी है तो आप वैसे घर वाला भर सकते हो, और बाकी खाली भी छोड़ सकते हो इसको। अगर आप घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो तो इसको भर सकते हो, बाकी खाली छोड़ सकते हो, या घर वाला भी भर सकते हो वो भी, क्योंकि लास्ट के 5 ईयर अगर आप वहीं रहे हो तो। उसके बाद में आ जाएगा खुद फादर्स डिटेल। उसमें आपके पापा का नाम डालना है फादर्स डिटेल में। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो अभी आपके डाक का एड्रेस है ना, आपकी पोस्ट है जो तहसील है, तहसील के अंदर फिर पंचायत समिति है जहाँ से आपकी डाक जाती है, वो एड्रेस डालना है इसमें। फिर परमानेंट होम एड्रेस वही आ जाएगा जो परमानेंट होम एड्रेस है। फिर पापा के व्यवसाय डालना है, प्रोफेशन में आपका पापा का व्यवसाय डालना है, मतलब खेती करते हैं या मजदूर हैं, जो भी हैं, मतलब व्यवसाय नौकरी में है, सर्विस में है, तो वो डालना है। अगर सर्विस में है तो आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सी पोस्ट पर हैं, जैसे टीचर हैं तो यहाँ पर व्यवसाय टीचर लिख के और फिर डालना है कि व्याख्याता है, लेक्चरर है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, ऐसे करके ये कॉलम हो जाएगा। फिर आती है नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपको लगभग सभी इंडियन होते हैं तो इंडियन डालना है, मदर्स भी इंडियन होती है तो इसमें टिक लगा देना है। हस्बैंड वाइफ आप जो भी हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो इसमें टिक लगाना है। अगर अनमैरिड हैं तो इनको दोनों को टिक नहीं लगाना है, मतलब वैसे ही छोड़ देना है बिना टिक लगाए हुए। फिर ये नॉर्मल है ऊपर वाले, तो इसमें कोई इश्यू किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि देख कर पता चल जाता है कि क्या बनना है इसमें। दूसरा आता है पैलेस वेयर बर्थ। हस्बैंड वाइफ, ये मैरिड वाला कॉलम है, अगर आप हस्बैंड हैं तो, और इस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है उनका, जहाँ पर उनका जन्म वगैरह हुआ है, तो वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। मेन जो कॉलम आता है, और जब सबको लगभग कन्फ्यूजन होता है कि इस वाले में क्या भरे, प्रेजेंट एज
एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स। तो इसमें आप आपके जो फोर्थ ग्रेड का फॉर्म होगा ना, उसमें देखोगे कि उसमें आप ऊपर वाले कॉलम में एसएसओ आता है ना, उससे नीचे अपन फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें दिया हुआ होता है कि अपनी एज जो फॉर्म में दी हुई है, जैसे इसमें होगी शायद 1/1/2026 तक अपने कितने साल के हुए हैं, तो उसमें बाकायदा लिखा होता है, जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं ना उस दिन दिखाता है कि 25 ईयर 01 मंथ 7 दिन के हो जाएंगे हम। जैसे फॉर्म में डेट दी होती है कि 1/1/2026 तक आपकी एज क्या होगी, तो ये आपको आपके एग्जाम फॉर्म में से देख कर डालना है। और एग्जाम फॉर्म आपको डीवी के लिए टाइम भी चाहिए होगा, तो आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था मतलब फोर्थ ग्रेड के लिए, उसको अगर या तो आपके पास पहले वो भरा हुआ प्रिंट निकलवाया पड़ा होगा, अगर प्रिंट निकलवाया नहीं है तो आप एसएसओ पर जाकर और वो फॉर्म निकाल सकते हैं। एसएसओ पर एप्लीकेशन में फोर्थ ग्रेड का आपका फॉर्म बना हुआ है, उसको मतलब भरा हुआ पड़ा हुआ है, उसको निकाल कर और आप उसमें देख के यहाँ पर भरना है। दूसरा है एज ऑफ मेट्रिकुलेशन। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन में आपको एक गूगल पर सर्च करोगे एज कैलकुलेटर, उसमें आता है, तो उसमें आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और दूसरे कॉलम में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है ना, उसमें नीचे नीचे इशू डेट लिखी हुई होती है, मतलब कि आपकी मार्कशीट किस साल में इशू हुई थी, तो उसको कैलकुलेट करके डालना है कि आपकी 10वीं के समय उम्र क्या थी, तो वो डालना है यहाँ पर एज ऑफ मेट्रिकुलेशन में कि आपने जब 10th पास की थी तो आपकी एज क्या थी, वो डालना है। समझ गए आप? मैंने बता दिया आपको बढ़िया से कि अपना एज कैलकुलेटर लगा लेना ये गूगल पर, उसमें कैलकुलेटर में एक डेट ऑफ बर्थ डालनी है और दूसरे कॉलम में जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी उसमें नीचे इशू डेट दी हुई है वो डालनी है, तो उसमें आ जाएगी कि आपकी उम्र 10वीं के समय 15 साल 5 माह है और 3 दिन थी, ऐसी आ जाएगी, तो वो डालनी है। दूसरा, पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच इन इज सिचुएटेड। पैलेस ऑफ बर्थ अपना लगभग सबका वही होता है, या आपने कहीं माइग्रेट वगैरह किया है, पहले दूसरी जगह रहते थे, तो वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डालना है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ये पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें अपना जन्म स्थान वगैरह वो नॉर्मल चीज़ें डालनी है। स्टेट ऑफ योर रिलीजन आपका रिलीजन कोई हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, जो भी सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, जो भी है आपका वो उसमें डाल देना है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अगर आप SC ST से हैं तो इसमें यो यस आंसर देना है और नो। इफ द यस स्टेट ऑफ द नेम ऑफ थ्योरम, मतलब आप SC ST के हैं तो इसमें यस देना है, अदरवाइज आपको नो देना है। बाद में अपन दूसरे पेज पे चलते हैं, आगे वाले पेज पे। इसमें यही है, मैंने बता दिया आपको कॉलम टू कॉलम कि किस में क्या भरना है। एकदम नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं ये, एड्रेस, नाम, सरनेम, रोल नंबर, पापा का नाम, पापा का एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये आपको देखते ही पता लग जाएगा। इसमें मेन जो आपको दिक्कत आने वाली है वो मेट्रिकुलेशन, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन वाली में आनी हुई है, जिसमें आपकी 10वीं पास हुई थी जब आप कितने साल के थे वो डालना है। और ये एडवर्टाइज नॉर्म्स वाली इसमें डालना है, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, इसमें आपको वो एज डालनी है जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था फोर्थ ग्रेड के लिए उसमें दी हुई होगी। उसमें जब आप फॉर्म भरा था तो आपकी एज कितनी थी वो बाकायदा उसमें कैलकुलेट दी हुई आती है कि 25 ईयर 0 मंथ 60 डे, ऐसा जो भी आता है ना वो डाल देना है यहाँ पे। इसके बाद में अपन अगले पेज पर चलते हैं कि अगले पेज में क्या क्या भर रखा है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट 15 साल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी होती है इसमें कॉलम में। जैसे मैंने 5वीं तक की पढ़ाई सबसे पहले गांव की स्कूल में की, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि गवर्नमेंट ये प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेरे गांव का एड्रेस और खंडेला सीकर, ये से। डेट ऑफ एंट्रिंग, तो डेट ऑफ एंट्रिंग में आप जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे तो फर्स्ट क्लास में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने 10th 2015 में की तो फर्स्ट क्लास कब एडमिशन लिया था, उस हिसाब से जो 70 चालू होता है ना वो डेट डाल सकते हो यहाँ पर आप। जैसे 1 जुलाई को 70 चालू होता है सामान्यतः सरकारी स्कूल वगैरह में, तो आपने जैसे 2005 में एडमिशन लिया था, आप 10वीं कौन सी ईयर में पास की थी उससे कैलकुलेट कर सकते हो। और बाकी अपना जो सेशन एंड होता है, जैसे जून में छुट्टियां पड़ जाती है या मई में सेशन एंड हो जाता है, तो डेट ऑफ लिविंग आपने कब छोड़ी थी वो डाल सकते हो। जैसे फिर मैंने क्लास लिख देनी है यहाँ पर कि जैसे मैंने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव की स्कूल से की थी, तो मैं गांव की स्कूल का एड्रेस डाल दूंगा और पहली से 5वीं तक की पढ़ाई डाल दूंगा। दूसरी, जैसे मैंने 6th क्लास से 10th क्लास तक की पढ़ाई है वो किसी दूसरी स्कूल में की थी, तो वहाँ पर यहाँ पर इस स्कूल का नाम डालना है सबसे पहले आपको कि कौन सी स्कूल में आपने पढ़ाई की थी, उसमें स्कूल का नाम डालना है, स्कूल का एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और पिन कोड डालना है उस सिटी के जहाँ पे आपकी स्कूल थी। फिर आपको डेट ऑफ एंट्रिंग सामान्य तो वही डाल देनी है जहाँ से सेशन चालू होता है। जैसे मैंने 6th क्लास से और 10th क्लास तक मान लो कोई स्कूल से की थी, तो मैं 6th क्लास में कौन से ईयर में की थी, मैंने जैसे 2010 में की थी तो मैं 2010 डाल दूंगा, 1 जुलाई 2010। और फिर मैंने 5 क्लास पढ़ी है और 2015 में 10वीं की है तो यहाँ पर डाल दूंगा 2015। यहाँ पर मैंने जैसे 10th की है तो डेट ऑफ लिविंग में जो इश्यू डेट होती है ना अपनी 10th की मार्कशीट में वो डाल सकते हो यहाँ पर, 10th और 12th वाली में। फिर जैसे 11 12th मैंने सीकर से की है, नवजीवन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम डालोगे नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे जो भी आपकी स्कूल है उसका विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन डालना है। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्रिंग की वही जो 70 चालू होता है, जुलाई में होता है, 15 जून को होता है, वो डाल देनी है। इशू डेट, आपने लिविंग कब किया था उस स्कूल को कब छोड़ा था, तो वो जैसे आपने 12th पास करके छोड़ा था तो 12th की अपनी जो मार्कशीट होती है ना उसमें इशू डेट होती है, आप वो इशू डेट यहाँ पर डाल सकते हो। और फिर जैसे मैंने बीएससी की है, बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर 3 ईयर की बीएससी की है, तो वो मैंने जैसे साइंस कॉलेज सबलपुरा से की है, तो आप साइंस कॉलेज सबलपुरा अपनी कॉलेज का एड्रेस डाल के और लास्ट 15 ईयर का डालना है, मतलब या फिर आपने जितनी भी फॉर्म में डिटेल दे रखी है फोर्थ ग्रेड वाले में कि 10वीं तक की दे रखी है तो वो डाल सकते हो। तो ये कॉलम आपको 5 कॉलम है, इसमें से आप 5 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। जैसे आपने अगर 2 ही स्कूल में की, आप 12th तक पढ़े हुए हो और आपने 2 ही स्कूलों में की है, तो आप इसमें ये डाल सकते हो कि जैसे मैंने
पहली से 10वीं तक एक स्कूल में पढ़ी है और 11वीं और 12वीं दूसरी स्कूल में पढ़ी है, तो मैं केवल इन 2 ही कॉलमों को भर सकता हूँ कि पहली यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस साल से लेकर इस साल तक एक स्कूल में पढ़ी है और दूसरी स्कूल में 11वीं और 12वीं की है। तो इस प्रकार से डिटेल डालनी है इसमें, कुछ जितने भी कॉलम में आपकी पढ़ाई की है, जिन-जिन स्कूलों में की है वो। डेट ऑफ लिविंग आपको बता दिया, जहाँ 70 चालू होगा वो डाल सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग में अपनी जहाँ पे छुट्टियाँ पड़ती हैं उससे जस्ट पहले का डाल सकते हैं, जैसे मैंने मई 2010 में 6th क्लास पढ़ ली थी, 7th क्लास पढ़ ली थी, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि 11 6th और 7th मैंने इसी स्कूल से पढ़ी थी, तो यहाँ पर लिविंग इसलिए की दिया। अगर 10th और 12th की आपने पास आउट की है किसी संस्थान से लास्ट, तो आप मार्कशीट की इश्यू डेट डाल सकते हो, कोई उसमें ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, कोई भी मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें। बाकी दूसरा जो है, ये कॉलम जो है, इफ़ यू हैव एट द एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिवन डिटेल्स, अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय रहे हो आप सरकार में या फिर कोई काम वगैरह किया हुआ है, तो आप ये डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। इसमें जैसे कि मैं पहले कोई स्कूल में पढ़ाता था, तो कब से कब तक पढ़ाता हूँ, कब स्टार्ट किया था और कब तक पढ़ाया है, और आपका एड्रेस डालना है उस संस्था का जिसमें आपने काम किया है। जैसे आप कोई कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह करते थे, तो वो डाल सकते हो, क्योंकि आपके अनुभव में प्रमोशन वगैरह में कुछ में कोई काम आ सकता है, या ऑफिस जॉब वगैरह मिल सकती है, जैसे आप स्टैटिक्स के किसी डिपार्टमेंट वगैरह में काम किया हो, कुछ भी किया हो, तो उसके लिए है। भाई दूसरा जो अगले वाला है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट एनी ऑफिसर, आपको जो एफआईआर वगैरह हुई है या किसी कोर्ट में आपको कन्विक्ट किया है, तो इसमें आप यस डाल के और वो डिटेल वगैरह आपको देनी होगी। फिर आपको 2 रिस्पॉन्सिबल के नाम डाल सकते हो, इसमें आपके कोई भी परिचित होंगे, जैसे आपके घर वाले हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, उसके नाम डाल सकते हो इसमें, जो आपको जानते हैं, सिस्टर वगैरह जो भी है, उनके नाम डाल देने हैं, उनके मोबाइल नंबर डाल देने हैं और उनका एड्रेस डालने देना है। कोई भी 2 जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, उनका एड्रेस डालना है इसमें, बाकी कोई वो दिक्कत नहीं है, मतलब 2 लोगों के डालने हैं। उसके नीचे डेट डालनी है, जहाँ पर आपको ये साइन करवाओगे उस दिन की, पैलेस डालना है और एड्रेस डालना है। यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस दिन की साइन वाले दिन, फॉर स्क्रूटनी भरने से पहले ही भरा जाएगा, ये ऑफलाइन है तो इसलिए इसमें पैलेस डाल देना है और पैलेस के सामने यहाँ पर अपना नाम लिख देना, यहाँ पर खुद के साइन करने हैं। इसके नीचे फिर ये सब भरने के बाद में आती है काम वाली बात, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ना है, और जो भी आपके आस-पास में कोई फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं या फिर कोई भी जो गजेटेड हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, मतलब गजेटेड आप समझिए फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं, जो भी गजेटेड हैं आप जिनको जानते हो, डब्ल्यूओ फर्स्ट हैं अकाउंटेंट में, मतलब या एओ हैं, जो भी हैं, उनसे जाके, और वो इस कॉलम को यहाँ पर वो भरेंगे खुद से, मतलब मैं कितने साल से जानती हूँ, जैसे 5 साल, 10 साल, वो अपने आप भर देंगे, और फिर यहाँ पर गजेटेड के साइन करवाने हैं और उनकी सील लगवानी है। जो भी गजेटेड आपके कोई भी परिचित वगैरह हैं, उनसे साइन करवाने हैं, उनका एड्रेस और सील करवानी है, और ये डेट और पैलेस ये दोनों वही डालेंगे। तो इस कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है, सबसे आपको जो भरकर ले जाना है फॉर्म को, ऊपर-ऊपर का भर ले जाना है और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं और ऊपर यहाँ तक ही भर के ले जाना है। इसमें सब मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। 2 रिस्पॉन्सिबल पीपल आपके सिस्टर, भाई, बहन, परिचित किसी को भी डाल देते हैं, डाल देना, बस उनके फ़ोन नंबर डाल देना सामने या एड्रेस डाल देना उनका, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो है, अभी जो एलडीसी के लिए फॉर्मेट ये फोर्थ ग्रेड के लिए फॉर्मेट आया है, उसमें अपन बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सा किसको बनवाना है, किसको कौन-सा नहीं बनवाना है। तो सबसे पहले आपको 2 सीसी चाहिएँगे, 2 मतलब टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं इसमें, फोर्थ ग्रेड में, जिसमें आपको 2 सीसी बनवाने हैं, वही गजेटेड से बनवाने हैं, जैसे सरपंच से भी बनवा सकते हो या फर्स्ट ग्रेड वगैरह, डॉक्टर वगैरह, जो भी आपके कोई परिचित वगैरह है, जो गजेटेड है, राजपत्रित अधिकारी है, उनसे 2 सीसी बनवाने हैं। सरपंच का भी सीसी चल जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो सेम इस टाइप से 2 अलग-अलग लोगों से सीसी बनवाने हैं। इनको भरना नहीं है, वो अपने आप भर देंगे, साइन कर देंगे, और कितने साल से, व्यक्तिगत रूप से कितने साल से जानते हैं, वो यहाँ पर अपने आप लिख देंगे, 10 साल, 5 साल, जो भी लिखना है। तो इस टाइप की, ये सबसे पहले आपको ये फॉर्म निकलवा लेना है खाली, या फिर ई-मित्र वगैरह पर मिल जाता है कि 2 सीसी देना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना खाली, तो वो दे देते हैं। इसमें जैसे फॉर्मेट में नॉर्मल वाला है, बाकी एक फोटो वाला भी आता है, तो कोई सा भी ले सकते हैं आप, दोनों चलेगा। जैसे फॉर्मेट में ये है, तो आप इसके 2 प्रिंट निकलवा लेना और 2 सीसी बनवाने हैं, गजेटेड से साइन करवा कर, कोई भी राजपत्रित अधिकारी से। अगले जो चलते हैं, ये सामान्य घोषणा पत्र है, ये सबको बनवाना होता है, मतलब सामान्य घोषणा पत्र सबको बनवाना है, जो भी इस डीवी करवाएगा उसमें। अब ये सामान्य घोषणा पत्र कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो मैं आपको इसके थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सामान्य घोषणा पत्र। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे ये बनेगा, और ये अपने को, अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपनी तहसील तहसील जो होती है, अपनी तहसील स्तर, उस पर सामने ये एडवोकेट ये बैठते हैं, वकील, जो आपको ये बना देंगे 50 रुपये के स्टाम्प पर। इसमें 2 प्रकार से बनाता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प में, एक तो अधेसिव लगता है 50 रुपये का, ऐसे छोटा सा मतलब स्टाम्प लगता है, उस पे बना के, और उनके पास जैसे 1 लाख लोग डीवी करवाएँगे, तो ये फॉर्मेट उनके पास पड़ा रहता है। बाकी वो जाते हैं, आप उनको दिखाओगे कि ये बनवाना है, तो उनके पास पहले से लड़के बनवा के ले जाते हैं, तो वो आपका बस नाम, पापा का नाम, आवेदन क्रमांक, मतलब आप एप्लीकेशन नंबर जो है, रोल नंबर जो है, ये एडिट करते हैं। बाकी ये डिट्टो सबके लिए एकदम सेम होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है और बिल्कुल अलग भी नहीं होता है, सबका सेम होता है। बस नाम, पापा का नाम और ये रोल नंबर भरने हैं यहाँ पर, और आवेदन एप्लीकेशन नंबर भरने हैं, ये अलग होते हैं, बाकी सबका सेम होता है। और ये तहसील के सामने, या आप जैसे जिला स्तर पर रहते हो तो सेशन कोर्ट के सामने जाओगे तो कोई मित्र की दुकान होगी, उस पे लिखा होता है कि यहाँ पर स्टाम्प बनाए जाते हैं, स्टाम्पों की बिक्री की जाती है, उस पे बनवा सकते हो। या फिर
आप तहसील स्तर पर रहते हो तो वकील से जो भी एडवोकेट तहसील के सामने बेंच लगाकर बैठते हैं, सब आपने देखा होगा, वहाँ पर वो बना देंगे, ₹50 की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनाएँगे। उसमें मैंने बता दिया आपको कि 2 फॉर्मेट में बनता है, एक छोटा स्टाम्प वाला होता है जिससे ₹50 का एक छोटा-सा एडहेसिव होता है, वो पेज पर चिपका होता है और उसमें टाइप करके वो निकाल देंगे आपको। और दूसरा एक ₹50 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है जिसमें एक बड़े से पेज पर ₹50 का ऊपर नोट बना हुआ होता है, नॉन जुडिशियल उसमें बना देंगे, दोनों चलते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही एक ही बात है। तो ये फॉर्मेट उनके पास पड़ा रहता है, आप दिखा दोगे कि ये सामान्य घोषणा पत्र बनवाना है मेरे को ₹50 स्टाम्प पर, तो वो बना देंगे, उनके पास फॉर्मेट पहले से उपलब्ध रहता है, वह केवल आपका नाम, पापा का नाम, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एडिट करने होते हैं, बाकी सबके लिए सेम होता है। मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये बाकी ये सब चीज़ें सेम होंगी सबके लिए। हस्ताक्षर और ये नीचे वाला जो कॉलम है हस्ताक्षर वाला, ये हस्ताक्षर आपका नाम और दिनांक, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर ये आपके स्वयं के भरने हैं आपको। बाकी इसमें ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं 5 ये सबके लिए सेम है, आपके रोल नंबर, हस्ताक्षर वगैरह ऊपर हस्ताक्षर नीचे आ जाएँगे, रोल नंबर ये ऊपर आ जाएँगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज़ पर, तो इसमें जैसे कई अविवाहित थे, पिछली बार नहीं बनवाया था, बाद में पटवार में डीवी के लिए लाइन में बैठने के बाद में पता चला कि ये सबको बनवाना है संतान संबंधी घोषणा पत्र। तो आप चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, आपको बनवा लेना चाहिए क्योंकि ये सामान्य कागज़ पर है। सामान्य कागज़ का मतलब ये है इसमें कुछ स्टाम्प वगैरह पर कुछ नहीं बनाना है, इसका एक प्रिंट निकलवाना है आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य कागज़ पर, तो सामान्य कागज़ का मतलब ये है इसमें ₹50 की स्टाम्प पर नहीं बनवाना है, आपको सीधा-सीधा इसका प्रिंट निकलवाना है एक और अपना नाम भरना है, खुद से ही भर लेना है ये, खुद से सामान्य कागज़ का मतलब इसको खुद से भरना है। पति, पत्नी या पापा का नाम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है खुद के और बाद में यहाँ पर आप 0 कर सकते हो। आज दिनांक तक बच्चों की संख्या 0 करके और फिर इसमें क्रम से इसमें कोई आपको डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने 0 लिख दिया तो और यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर भी आप 0 कर सकते हो। जैसे आप अविवाहित हो, तो विवाहित हो तो अपने बच्चों की जानकारी इसमें दे सकते हो क्योंकि संतान संबंधी घोषणा पत्र है और बाद में ये नीचे वाली डिटेल भी आपको खाली रख देनी है अगर आप अनमैरिड हो तो इसमें। यहाँ पर आपके खुद के साइन कर देने हैं और इससे नीचे जो राजपत्रित कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर जो है आपके जानकार, उनसे यहाँ पर साइन करवाने हैं, ये ज़रूरी है। इस पर ये केवल प्रिंट निकलवाना है इसका, आपको स्वयं से भर लेना है 0-0 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनमैरिड है तो मैरिड है तो बच्चों की संख्या और विवरण आपको दे देना है और यहाँ पर नीचे मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक एवं मोहर। यहाँ पर आपको एक गज़ेटेड से जिससे आप सीसी बनवाओ, उनसे ही या फिर अटेस्टेशन फॉर्म पर साइन करवाओ, उन गज़ेटेड अधिकारी जो होगा, राजपत्रित अधिकारी है कोई भी आपका जानकार, उससे यहाँ पर इसमें सामान्य कागज़ पर निकलाकर और उनके साइन करवा सकते हो। साइन करवा सकते हो क्या? करवाना ही है, मतलब ये कंपल्सरी है और सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगले डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं हम। तो ये ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर है। इसमें सबको नहीं बनवाना है। इसमें कुछ जैसे आप देखोगे कि इसमें कंडीशन दे रखी है कि ये किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। तो ये ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित करवाना है अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा। ये जो अनमैरिड हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जो मैरिड हैं उनके लिए अलग है। ये सेम जैसे पहले वाला एक बताया था कि तहसील के सामने नोटरी करने वाले एडवोकेट बैठते हैं वो आपको बना देंगे या फिर आप जिला स्तर पर रहते हो तो सेशन कोर्ट के सामने ई-मित्र की दुकान जो नोटरी करती हैं एडवोकेट बैठते हैं, वो ₹50 की स्टाम्प पर निकाल के दे देंगे इसको और ₹50 की स्टाम्प पर लगाने की जैसे मतलब बनाने के शहर वाइज़ अलग-अलग प्राइस है। वैसे ₹150 लेते हैं, इसके कहीं पर ₹250 भी ले लेते हैं, तो अलग-अलग प्राइस है। कहीं कम लेते हैं, कहीं ज़्यादा लेते हैं और उनके पास ये फ़ॉर्मेट पड़ा हुआ रहता है, तो वो तुरंत ही इसमें आपके नाम और ये एड्रेस, पापा का नाम और ये डाल देंगे। बाकी ये लाइनें सभी में सेम होती हैं, तो इनमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। नीचे आपको जानकारी देनी है और कोई भी इसमें साक्षी वाले कॉलम में आप जैसे आपके भाई हो गया, बहन हो गया, कोई भी परिचित हो गया, रिश्तेदार वगैरह हो गए, तो इनको साक्षी आप कोई भी भर सकते हो। उनका नाम और पता, ये गज़ेटेड की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें आप कोई भी भाई, बहन, रिश्तेदार मतलब किसी को भी 2 को आप जिनको जानते हो, उनके नाम, हस्ताक्षर और पता लिख सकते हो। उनको आप खुद के लेना है। बाकी ये घोषणा पत्र में जो भी डीवी करवाएगा, जो भी अभ्यर्थी है, उसके खुद के साइन करने हैं यहाँ पे और नाम लिख देना है। तो ये तो हो गया जो अनमैरिड हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अगले चलते हैं, ये ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर उनके द्वारा प्रस्तुत करना है जो विवाहित हैं। विवाहित हैं, उनको सेम ही है वो अनमैरिड के लिए वो पहले वाला निकलवाना था, जो विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके लिए ये निकलवाना है ₹50 के स्टाम्प पर। मतलब ये लिखा हुआ है इसमें विवाहित अभ्यर्थियों के लिए जिनकी शादी हो रखी है उनको निकलवाना है ये केवल और ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निकलवाना है। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें या तो आपको ₹50 वाले स्टाम्प पर निकलवाना होता है या फिर सामान्य कागज़ पर। दूसरा जो लिखा हुआ होगा उसमें सामान्य कागज़ पर। ₹50 वाले स्टाम्प वाला आपको वकील एडवोकेट बनाकर देगा और सामान्य कागज़ वाला जो है आप स्वयं के स्तर पर उसका प्रिंट निकलवा कर और भर सकते हैं जैसे लिखा होगा उसमें। तो मैंने बता दिया आपको जैसे विवाहित अभ्यर्थी हैं तो उनके द्वारा ये बना लिया जाएगा। वहाँ पर बनवाना आपको। फिर विधवा अभ्यर्थियों के लिए अलग है, विवाहित के लिए अलग है, अनमैरिड के लिए अलग है। तो विधवा अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आप फॉर्मेट दे सकते हो। ये फॉर्मेट वही सेम है, ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है। ₹50 का एडहेसिव लगेगा उसमें और तहसील के सामने और सेशन कोर्ट के सामने आपको कोई भी एडवोकेट जो बैठते हैं टेबल डाल के उनके वहाँ पर वो बना देंगे। ये विधवा अभ्यर्थियों के द्वारा जो विधवा हैं, विडो कैटेगरी से सेलेक्ट हुई हैं, उनको ये प्रस्तुत करना है। उनको मैरिड और अनमैरिड वाला नहीं है, विधवा अभ्यर्थियों वाला बनवाना है। तो ये हो गया सेम ही और सेम है मतलब विडो के लिए अलग बनवाना है, ये बनवाना है, जो मैरिड है उनके लिए अलग बनवाना है और जो अनमैरिड है उनको दूसरा बनवाना है। इनमें चीज़ें लगभग सेम ही है।
कुछ पॉइंट अलग-अलग हैं तो, विधवा अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें ऊपर लिखा हुआ है और ये ₹50 की स्टाम्प पर बनवाना है मतलब। परित्यक्ता ये डिवोर्सी वाला है, जिन्होंने डिवोर्स हुआ है, डिवोर्सी कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, उनको ये बनवाना है। तो चारों के लिए हो गई। अनमैरिड के लिए अलग है, मैरिड के लिए अलग है, विडो कैटेगरी के लिए अलग है और डिवोर्सी के लिए अलग है। तो सबको सब बनाना ही बनानी है, फॉर्मेट में देखकर अपनी जो कैटेगरी है उसमें से वो बनवाना है मतलब। ये सभी के लिए है, चारों के लिए। ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है विवाह प्रमाण पत्र। जिनका विवाह, तो ये विवाह प्रमाण पत्र वाला ऑप्शनल है। इसमें आपको अगर अविवाहित हैं तो आपको ये नहीं बनवाना है। अभ्यर्थी जिनका विवाह ये पूर्व हुआ के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। तो इसमें बाकायदा दे रखा है कि जो अभ्यर्थी जिनका विवाह 22 मई 2026 से पूर्व हुआ है, उनको ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जिनकी शादी 2006 से पहले हुई है, केवल उनको बनवाना है। ना तो अनमैरिड वालों को बनवाना है, ना विडो को बनवाना है, ना डिवोर्सी को बनवाना है। ये केवल उन मैरिड को बनवाना है जिनकी शादी 2006 के से पहले हुई है, 22 मई 2006 से पहले हुई है, उनके द्वारा ये प्रस्तुत करना है और इस कोर्ट के सामने वहीं पर बनवाना है, जो मैंने बता दिया कि कहाँ पर आपको बना देंगे वकील वो। वचनबद्ध प्रपत्र ये सामान्य कागज पर है। अब सामान्य कागज का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था और दोबारा बता देता हूँ कि सामान्य कागज का मतलब वही है कि आपको इसका प्रिंट निकलवाना है, एक प्रिंट निकलवा लेना है इसका और स्वयं से भर लेना है। बाकी इसमें कोई साइन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खुद के यहाँ पर साइन करने हैं और भर लेना है स्वयं से ही। मैं, खुद का नाम, फिर पापा का नाम, निवासी जो भी आपका एड्रेस है। और इस वचनबद्ध प्रपत्र ये धूम्रपान और गुटखा से संबंधित है कि मैं गुटखा का सेवन नहीं करता हूँ। इसमें गजेटेड वगैरह के साइन कुछ नहीं चाहिए होते हैं इसमें। जहाँ पर गजेटेड के साइन वगैरह चाहिए होते हैं वहाँ पर डिटेल्स भी बताया जाता है नीचे कि साइन करवाने हैं। तो इसमें कुछ नहीं करवाना, केवल प्रिंट निकलवाना है और खुद से भर लेना है। अगले पर चलते हैं। अगला जो है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा। तो संविधान संबंधी प्रतिज्ञा ये भी सामान्य कागज पर है। इसमें भी ₹50 वाले स्टाम्प पर नहीं निकलवाना है आपको। सामान्य कागज एक इसकी एक पीडीएफ से एक फोटो निकलवानी है और एक उसको खुद से भर लेना है बस। सीधा-सीधा खुद का नाम, यहाँ पर पुत्र, पुत्री, पापा का नाम और रोल नंबर, खुद के रोल नंबर भर लेने हैं। और ये सामान्य कागज पर है तो इसमें किसी के हस्ताक्षर वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, अभ्यर्थी ने खुद के हस्ताक्षर करने हैं। डीवी करवाने वाले के स्थान और दिनांक जो आप स्क्रूटनी फॉर्म भरने से, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले जब भी बनवाओ, निकलवाओ इसका प्रिंट तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी स्क्रूटनी जैसे 9 से 12 तक है, ये 22 फरवरी तक है, तो आप इसमें ये प्रिंट निकलवा के इसको खुद से भर के और सबमिट करना है ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में। ये सबके लिए है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा सबके लिए है, वचनबद्ध प्रपत्र सबके लिए है। बाकी जो विवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग है, अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग है, डिवोर्सी के लिए अलग है, विधवा महिलाओं के लिए अलग है और जिनका विवाह 22 मई 2006 से पहले हुआ है उनके लिए अलग है। बाद हुआ है उनके लिए नहीं है, मतलब ₹50 वाले स्टाम्प वाला। ये नमूना हस्ताक्षर ये आपने जो ओटीआर करवाया है उसमें भी लिखा होगा, ये सेम नमूना हस्ताक्षर पत्र इसमें भी वो करवाने हैं। या आप एक कर सकते हो इसमें काम कि इसके आपको प्रिंट निकलवा के और 2 प्रिंट रख सकते हो। इसको अभी भरना नहीं है, एक भर लेना है, मतलब इसके आप 3 पीडीएफ निकलवानी है आपको। इसकी आपको 3 प्रिंट निकलवाने हैं इसके। एक प्रिंट को भर के और ऑनलाइन स्क्रूटनी भरो, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो भरोगे उसमें सबमिट करना है, इसको भर लेना है। और 2 आप डीवी करवाने जाओ तो वहाँ पर अपने साथ ले जाना खाली, क्योंकि कई बार जैसे डीवी में सामने बैठ के भरवाते हैं ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, और कई बार पहले से भरा हुआ ले लेते हैं। तो जैसे अगर आपको सामने बोल दे पहले वहाँ पर डीवी में लाइन बनने के बाद में कि आप नमूना हस्ताक्षर भर सकते हो, तो आप पहले वहाँ पर बैठे-बैठे भर लेना। और आपको बोले कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें सामने बैठ के भरवाएँगे जो आपका डीवी करवाएगा वो। क्योंकि इसमें जैसे अपने ओमार में भी नीचे नमूना हस्ताक्षर लिया जाता है, यहाँ पर भी लिया जाता है। डेमो कैंडिडेट देखने के लिए, उनकी पकड़ के लिए है। तो आप इसको पहले मत भरना, केवल 3 प्रिंट निकलवा लेना, एक को भर लेना और वो स्क्रूटनी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड कर देना और 2 प्रिंट खाली प्रिंट ले जाना, केवल प्रिंट निकलवा कर। वहाँ पे अगर पहले बोल दे आपको कि भरकर ले जाना है तो वहाँ पर बैठे-बैठे भर लेना, और बोलें कि वहीं सामने बैठकर भरना है तो सामने बैठकर भर लेना। वो अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं, कई बार सामने बैठ के भरवा लेते हैं, कई बार भरा हुआ भी चल जाता है। ये विकल्प वाला, ये मैंने जैसे वीडियो में डीवी के टाइम पर नहीं बनवाया था, मतलब निकला या तो लिया था लेकिन इसको भरा नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में नहीं हुआ है, केवल नॉन टीएसपी में हुआ है। तो लेकिन फिर वीडियो में मैं गया वहाँ पर तो साथ वालों ने बताया कि ये सबके लिए अनिवार्य है, ये सबसे माँग रहे हैं तो ये आपको निकलवा लेना है। 2 इसके 2 सेट आपको निकलवाने हैं, 2 पेज निकलवाने हैं। और इसमें जैसे आपका सिलेक्शन जिस कैटेगरी से भी हुआ है, नॉन टीएसपी से हुआ है तो नॉन टीएसपी आप इसमें भर के और डीवी के टाइम पर चाहिए होगा। विकल्प पत्र जैसे इसमें वैसे लिखा हुआ तो विकल्प पत्र ही है कि मेरा अंतिम चयन, और सबका दोनों सूचियों में हुआ भी नहीं है, लेकिन आपको नॉन टीएसपी इसमें भरना है। अगर आप टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है किसी का, और कौन सी कैटेगरी लेनी है तो वो भरना है, लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी है। आप इसके 2 पेज निकलवा लेना, वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो जमा करवा देना, नहीं ले रहे हैं तो वापस साथ ले आना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप लाइन में लग गए, डीवी करवाने गए तब, और फिर आपके पास ये नहीं है और आपको पता चला कि आप आपको पता चला कि ये सबसे ले रहे हैं और ये बनाना अनिवार्य है, तो फिर आपका वहाँ पर टाइम खराब होगा, क्योंकि आप लाइन से उठकर ये प्रिंट निकलवा के लाओगे, दोबारा वो करोगे तो फिर आपका डीवी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शाम तक नंबर आएगा। इसलिए आपके ये इसके 2 पेज निकलवा के और पहले ले जाना, भर ले जाना इसको, जिसमें भी हुआ आपका, जिस टीएसपी या नॉन टीएसपी एरिया से। अगर वहाँ पर ले तो इसको जमा करा देना, नहीं ले तो साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला जो है विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित सामान्य कागज पर। ये पटवार वीडियो में ये नहीं था, ये अभी इसमें 4th ग्रेड में नया ऐड किया है, जो आपको मैं बता देता हूँ क्या है।
इसमें जो विडो कैटेगरी की महिलाएँ विडो कैटेगरी वाली हैं, ये विडो और डिवोर्सी कैंडिडेट जिनकी महिला हैं और जिनका जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उससे संबंधित ये सामान्य कागज़ पर स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र है कि मैं भविष्य में शादी करूँगी, पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में। तो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से देना है कि आप पुनर्विवाह करोगे या नहीं करोगे ये डिवोर्सी मतलब कैटेगरी से सिलेक्ट होने के बाद में। तो ये एफिडेविट पर नहीं है, ये भी सामान्य कागज़ पर है। मतलब सामान्य कागज़ का मतलब इसको प्रिंट निकलवाना है, खुद का फ़ोटो लगाना है और भर लेना है। गज़ेटेड के साइन वगैरह भी इसमें नहीं है। सामान्य कागज़ का मतलब इसमें जहाँ भी लिखा हुआ आता है सामान्य कागज़ पर, जिस भी डॉक्यूमेंट्स में, वो केवल प्रिंट निकलवाना है और खुद से भर लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी कौन-सा भरना है और ये सब भी डिटेल आप ले जाके और सीधा आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करनी है, जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 22 फरवरी तक भरे जाएँगे उसमें। अब जो कास्ट सर्टिफ़िकेट को लेकर इश्यू थे, उनको लेकर मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे आपका जो मूल निवास है, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जो है 10 ईयर तक का वैलिड होता है। 10 ईयर तक और आपका पास जैसे 5-6 साल पुराना है या आपका जो डिजिटल मूल निवास बना हुआ है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल वाला चाहिए होता है, मेन तो ये है। और कास्ट सर्टिफ़िकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफ़िकेट का ऐसा है कि आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट जैसे इसके फॉर्म मार्च-अप्रैल में भरे गए थे कास्ट सर्टिफ़िकेट मतलब 4th ग्रेड के। तो आपका जैसे आपने फॉर्म भरा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि आपके अगर 23 मार्च को जैसे फॉर्म भरा है 4th ग्रेड का, 23 मार्च आपको मैं थोड़ा-सा तरीके से इसको बता देता हूँ क्योंकि कास्ट सर्टिफ़िकेट का बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है सबको। तो कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है एससी और एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफ़िकेट है, वो लाइफ़ टाइम के लिए एक बार ही होता है, तो उनको तो बनवाना है नहीं नया क्योंकि उनका लाइफ़ टाइम होता है। बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है, जैसे आपने फॉर्म भरा 23 मार्च को, 23/3/2025 को आपने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा और आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट जो आपके पास फॉर्म भरने से पहले का है, ये 23/3/2024 के बाद का है, तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24/3/2024 के बाद का है तो और अगर 24/3/2024 से पहले का है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको जैसे आपने मैं एग्ज़ाम्पल देकर बता रहा हूँ, जैसे आपने फॉर्म इस डेट को भरा है, तो क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है ना, उससे 12 महीने पहले तक का वैलिड होता है। अगर आपका उससे पुराना है, तो आपको एक एक तो नया कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवाना है, एक नया कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है और एक सेम ही ₹50 वाले स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाना है, वो वहाँ पर तहसील के सामने या सेशन कोर्ट के सामने जहाँ भी आप बाकी के जो स्टाम्प नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर वो बनवाओगे, वहाँ पर जाकर बोल देना कि मेरा कास्ट सर्टिफ़िकेट पुराना पुराना है मतलब और मुझे कास्ट सर्टिफ़िकेट के लिए शपथ पत्र बनाना है, ₹50 वाले एफिडेविट बनवाना है, तो वो अपने आप ही बना देंगे। उसमें सबके लिए सेम ही होता है, आपके पुराना कास्ट सर्टिफ़िकेट कब का है, नया कास्ट सर्टिफ़िकेट कब का है, उसकी डिटेल दे देते हैं और एक ₹50 के स्टाम्प पर वो लिख देते हैं कि मैं पहले भी उसी जाति में था, अभी भी उसी जाति में हूँ, मैंने किसी प्रकार के तथ्य छुपाए हैं तो मैं खुद ज़िम्मेदार होऊँगा। ऐसे 4-5 लाइन लिखी जाती हैं और फिर कास्ट सर्टिफ़िकेट में जो आपके नंबर होते हैं, वो डाल दिए जाते हैं इसमें। ये कुछ ऐसा ही है। अगर आपका अप टू डेट नहीं है कास्ट सर्टिफ़िकेट, तो ये ₹50 वाले स्टाम्प पर ये एक आपको एक्स्ट्रा बनवाना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट आपके फॉर्म भरी हुई डेट से 12 महीने के अंदर-अंदर का है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है फिर। फॉर्म भरी हुई जैसे जो भी आपकी फॉर्म आपने जिस डेट को भरा था, उससे जस्ट 12 महीने पहले तक का वैलिड है। उससे पुराना है, जैसे अगर 12 महीने मतलब 365 दिन से 370 दिन भी हो रखे हैं, 12 महीने से पुराना है, तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और टाइम से स्क्रूटनी भर देना क्योंकि 22 फरवरी लास्ट डेट है और बाद में साइट भी लास्ट में जाके हैक हो जाएगी। तो इसमें आपको पहले ही ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवा के और ये सबमिट कर देना है। चल बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मतलब जो भी जानकारी और बाकी जो भी आपको जिसमें कन्फ्यूज़न हो, तो इसमें एक लिंक दे दूँगा नीचे मैं ग्रुप के 4th ग्रेड के डीवी डिस्कशन के लिए, उस ग्रुप को जॉइन कर लेना, वहाँ पर लड़के बता देंगे आपस में कि किसने क्या बनवाया है, कौन से फॉर्मेट चाहिए होता है। तो टेलीग्राम लिंक दे दूँगा आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए 4th ग्रेड का, वो जॉइन कर सकते हो आप। बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और जिनको भी कमेंट सेक्शन में जैसे किसी का कोई डाउट हो और जिसको उसके बारे में जानकारी हो, वो कमेंट डाल के और आपस में वो सुलह कर लेना, मतलब देख लेना, समस्या का समाधान कर लेना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।